सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं इसमें कवर करने जा रहा हूं, जिसमें कि मेनली आपका टॉपिक जो बैंकिंग सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करूंगा। फिर आपका मुद्रास्फीति से जो संबंधित टॉपिक है वो, नेशनल इनकम से संबंधित का टॉपिक, फिर इसमें आपका जो इकोनॉमिक प्लानिंग है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करता हूं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक दिया गया, आपको पढ़ना है तो इसका पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे शुरू स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर से। देखिए बैंकिंग सेक्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले बात आता है सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। फिर बाद में जब देश आज़ाद हो गया था तो 1 जनवरी 1949 को इस बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना पहले कलकत्ता में हुई थी, बाद में 1937 इसमें इसे बॉम्बे क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो सिंपल ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है तथा इसका केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसका निरीक्षण या कारोबार का सारा काम देखता है। तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर होता है, ठीक ना, और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। इस बोर्ड की एक वर्ष में अधिकतम 6 बैठक होती है, जबकि प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक होनी जरूरी है। तो ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड, एक गवर्नर, बाकी 4 उप गवर्नर होते हैं। बाकी इसमें देखिए रिजर्व बैंक का जो कार्य से जो क्वेश्चन पूछे, इसमें मैंने आप हेडलाइन ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक का क्या क्या कार्य है। पहली बात ये मौद्रिक प्राधिकारी है, मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब इसके जरिए जो है ना अलग अलग महीने में ये अपना बैठक करके जो भी अगर देश की अर्थव्यवस्था में अगर मूल्य ज़्यादा है या मतलब कि महंगाई या जो भी चीज़ है उसको कंट्रोल करता है, देश कैसे आर्थिक विकास करे, क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन सब पर ये अपना काम करती है। दूसरा जो है ये क्या है, मुद्रा जारी करता है, इशूअर ऑफ करेंसी। भारत में सभी प्रकार के नोट और सिक्के जारी करने, बदलने, नष्ट करने का एकमात्र प्राधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। इस कार्य के लिए आरबीआई के पास अपना अलग नोट इशू का विभाग है जो कि बैंकिंग विभाग से अलग कार्यों से अलग है। एक ध्यान रखिएगा 1957 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम रिजर्व बैंक ने एक सिस्टम अपनाया है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक अपने पास 200 करोड़ रुपए का सोना, ध्यान रखिएगा, और तथा विदेशी मुद्राएं रखती है। इसी आधार पर वह मुद्रा जारी करने का अधिकार अपने पास रखती है। बाकी चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक नोट का अंतिम जो लेबिलिटी या देता होता है वो सरकार की होती है। ठीक, भले ही भुगतान का वायदा कौन करता हो, आरबीआई करता हो। आरबीआई के पास 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट जारी करने का अधिकार है। भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अब 1 और 2 रुपये के नोटों का प्रिंटिंग बंद कर दिया गया है। हालांकि पूर्व में मुद्रित किए गए 1 रुपये और 2 रुपये का नोट अभी भी चलन में है। बाकी देखिए आरबीआई का एक काम ये भी है, ये सरकार का बैंक है और ऋण प्रबंधक है सरकार का। रिजर्व बैंक सरकार के खातों की देखरेख करता है, इन्हीं खातों में धन प्राप्त करता है और इन्हीं खातों से वो क्या करता है, पेमेंट भी करता है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए भी काम करती है। तो ये आरबीआई का क्या है, मेनली आपका काम है। बाकी जो है ये बैंकों का बैंकर भी है। बैंकों का बैंकर कैसे है, आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई जो है ना जो भी शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है, उसको जो है ना अंतिम ऋण देती है, या बैंकों को कितना सीआरआर रखना चाहिए, कितना एफएलआर रखना चाहिए, ये सब भी जो है आपका आरबीआई डिसाइड करती है। बाकी रेगुलेटरी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम जो भी चीज़ें होता है उसको पूरा रेगुलेट यही करती है। बाकी एक चीज़ और, विदेशी मुद्रा भंडार का ही प्रबंधन भी यही करती है। तो ये सब आरबीआई का मेनली आप काम याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट इसमें एक आता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी, जो मुद्रा की पूर्ति की माप कैसे होती है। इसमें देखिए से आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक होता है M0, इसको हम बोलते हैं आरक्षित मुद्रा, ठीक है ना। एक होता है M1, ये संकीर्ण मुद्रा होती है। एक M2 है, एक M3 को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापक मुद्रा, और एक M4 भी होता है। अब किसमें कौन कौन सा आता है इसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए M1 में क्या आता है, M1 मेजरमेंट में सिंपल सी बात ये है, M1 में पहला बात तो
जनता के पास जो करेंसी है, मतलब सी मतलब जनता के पास करेंसी से है। इसमें सिक्के और नोट दोनों सम्मिलित है। दूसरा कौन है इसमें, मांग जमाएं, डिपॉजिट डिमांड, मतलब कि डीडी में जनता की मांग जमाएं जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा होती है, ठीक ना। एक होता है इसमें रिजर्व बैंक के पास अदर जो जमाएं होता है, अदर डिपॉजिट। अदर में क्या क्या आता है इसमें देखिए, आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे कि नाबार्ड की मांग होती है। फिर आरबीआई के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी सरकारों की मांग जमाएं होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की मांग जमाएं होती है, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओडी में अदर डिपॉजिट में दो चीज़ नहीं होता है। सरकार, देश की सरकार की आरबीआई के पास जो जमा है वो, और देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जो जमा है वो इसमें हम लोग शामिल नहीं करते। यहाँ से क्वेश्चन कितना भी अगर डेप्थ पूछेगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कथन में आपको फंस देगा तो यहीं से आप देगा। अगर आप इसको पहले पढ़ें तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ें तो एक बार बस इसको ध्यान में रखिएगा, चीज़ें वहाँ पे आप आराम से एग्जाम हॉल में कर लेंगे। अब जहाँ तक M2 की बात आती है, देखिए M2 जो है M1 की तुलना में यह मुद्रा की व्यापक अवधारणा है। M1 के सभी घटक तो शामिल हैं ही हैं, और इसमें क्या एक्स्ट्रा शामिल होता है, डाकघर के बचत बैंक खाते। अगर यूपीएससी पूछ दे कि M2 में क्या है, तो M1 का पैसा तो सारा है ही है, और डाकघर के जो बचत बैंक खातों में जमा है वो भी शामिल करते हैं। M3 क्या है, M1 की तुलना में M3 भी मुद्रा की व्यापक अवधारणा है। इसमें देखिए क्या है, M3 में क्या है, M1 का तो सारा का शामिल है ही है, वाणिज्यिक बैंकों की जो शुद्ध जो सावधि जमा है वो भी शामिल होता है। और M4 में देखिए क्या क्या है, इसमें ये M3 से भी अधिक व्यापक है। इसमें M3 तो होता ही होता, बाकी डाकघर की कुल जमाएँ जो है ना, ये इसमें शामिल हम लोग करते हैं। देश की कुल मौद्रिक साधन जो M3 से हम लोग ही पता करते हैं। यदि देश की मुद्रापूर्ति को M3 माप द्वारा मापा जाता है तो हमें देश के कुल मौद्रिक साधन प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो कमर्शियल बैंक है, सिंपल सी बात ये है, कमर्शियल बैंक ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो कि मुद्रा, मनी और क्रेडिट या साख में व्यापार करती है, और साख क्रिएशन का क्या करती है, काम करती है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा है, ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं और जो अपनी जमा का निर्धारण जो CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं, ठीक ना। इन दिए गए विकल्पों का पालन ना करने वाले बैंक को गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। देशी बैंक क्या होता है, ऐसा बैंक जिनका अधिकांश स्वामित्व या प्रबंधन नियंत्रण भारतीय नागरिकों या उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के पास होती है, मतलब कि 50% से अधिक, उसको हम क्या बोलेंगे, देशी बैंक बोलेंगे। विदेशी बैंक सिंपल सा मतलब ये है, ऐसे बैंक जिनका अधिकांश स्वामित्व या प्रबंधन नियंत्रण विदेशी नागरिकों या उनके प्रतिनिधि संस्थाओं के हक में विदेशी बैंक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1955 में संसद द्वारा पारित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के माध्यम से जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं पुनः नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका स्वामित्व आरबीआई को सौंपा गया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में किया गया था। एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, 1969 को, ठीक ना, देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पुनः 15.80 को भी 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब जो कमर्शियल बैंक होता है उसका भी देखिए मेनली काम क्या होता है। सबसे पहला काम ये है, जो भी कस्टमर, जो भी जनता है, उसका वो जमा स्वीकार करती है, ठीक ना। जब अलग अलग अकाउंट होता है, ठीक ना, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, अलग अलग अकाउंट के जरिए जो है वो क्या करेगी, जमा स्वीकार करेगी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। वो ऋण देगी, जो कुछ कंडीशन के आधार पे वो अपने कस्टमर को क्या देगी, ऋण देगी। ये इसका मेनली आपका क्या है, काम है। अन्य भी जैसे कार्य चेक देना या जो ग्राहकों के अलग शेयर या स्टॉक की जानकारी देना, ये भी अलग अलग उसका जो है ना बैंकों का काम होता है। अब देखिए, बैंकों के जहाँ तक पूंजी का सवाल है, एक तो होता है स्वामित्व पूंजी। ये क्या होता है, पूंजी का वह अंश जिसकी सहायता से किसी बैंक का कारोबार होता है, इसको टियर 1 पूंजी भी कहते हैं। एक होता है डेप्थ कैपिटल, एक निश्चित ब्याज के वायदे के आधार पर उगाही गई पूंजी को हम क्या बोलते हैं, ऋण पूंजी बोलते हैं। कारोबार में विस्तार के लिए प्रयोग किए जाने वाले की वजह से इसे टियर 2 पूंजी भी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। अब देखिए, जब भी कभी कोई बैंक अपना कोई अकाउंट किसी कस्टमर का ओपन करती है, देखिए इसमें क्या होता है, 4 तरह का मेनली खाता होता है। एक तो आपका करंट अकाउंट होता है, फिर आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक रिकरिंग अकाउंट होता है, आवर्ती खाता इसको हिंदी में बोलते हैं, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब ये कुछ टाइम के लिए जो है ना ही अकाउंट ये ओपन होता है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि
जैसे कि ये आपका जो जमा देखिए, एक तो इसमें है मांग जमा, ये चालू खाता बचत खाता, और ये इसको चूंकि ये कुछ समय के बाद ही से पैसा हम निकाल सकते हैं, इसको हम आवधिक जमा मतलब आवृत्ति खाता और सावधि जमा को हम क्या आवधिक जमा बोलते हैं। तो इन चारों को जोड़ दीजिए, ठीक नहीं, जब चारों को जोड़ देते हैं यही हम बोलते हैं कि भाई ये जो है ना ग्रॉस डिपॉजिट है, मतलब सकल जमा किसके पास, बैंकों के पास है, तथा सकल जो भी पैसा जमा है बैंकों के पास उसका कुछ ब्याज होगा, ब्याज को जोड़ने पर सकल देयता प्राप्त होती है। मतलब कि ब्याज आखिर तो देख, जब कोई भी कस्टमर अगर जब पैसा जमा कर रही है कुछ दिन के बाद तो ब्याज भी खोजेगी, तो जो जमा है ब्याज को जोड़ने पर इसको हम क्या बोलते हैं, सकल देयता। ये देगी कौन, बैंक देगी कस्टमर को, ठीक ना। यही सकल देयता सकल मांग और आवधिक देयता कहलाती है। इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, GDTL, ठीक ना, कहलाती है। अब देखिए क्या होता है, GDTL में से अंतर बैंक देयता करोड़ों खातों से होने वाली राशि के ट्रांसफर को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न बैंक एक दूसरे के यहाँ भी अपना खाता रखते हैं, तो उसका भी कुछ ब्याज लगता होगा, ठीक ना। तो घटाने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उसी को हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। सिंपल सी बात है, देखिए एक GDTL का कॉन्सेप्ट हो गया। GDTL मतलब ये हो गया कि जो भी कस्टमर बैंक में पैसा जमा किया है उसका कुछ ब्याज भी उसको जोड़ दीजिए, बाकी एक बैंक दूसरे बैंक में अपना अकाउंट भी रखती है उसको भी कुछ देना पड़ता होगा, एक बैंक दूसरे बैंक को, वो पैसा घटा दीजिए, तो वो होगा क्या, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भी CRR है FLR है उसका इसी आधार पे बैंक कहती है रखने के लिए, ठीक। एक बार UPSC शायद पूछा था कि बेड बैंक क्या है। बेड बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी पैसे NPA जो संपत्ति है उसको समाधान का एक प्रयास है। बेड बैंक सिंपल ये है कि NPA जो संपत्ति उसको ये क्रय करेगी, जिससे नए उधार प्रदान करने के लिए बैंकों की बही खाते को मुक्त किया जा सके। तो बेड बैंक का संबंध जो है NPA की समस्याओं के समाधान के लिए है। अब देखिए जो RBI जो है अपना कुछ ऐसा वो काम करती है जिससे कि बाजार कंट्रोल में रहे, तो इसमें कुछ कुछ तरीके अपनाती है। तो तरीके जो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है या मेथड क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ये पूछता है कि देखिए एक होता है मात्रात्मक उपाय क्वांटिटेटिव, ठीक ना, एक होता है गुणात्मक। तो इसमें से आप सारा याद रखें, मात्रात्मक मतलब कि उसका वैल्यू घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR FLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब मात्रात्मक उपकरण है। ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये 3 दर है और ये क्या है, रेशियो होता है। बाकी गुणात्मक में क्वालिटेटिव में क्या होता है, कुछ मार्जिनल रिक्वायरमेंट करती है, फिर ये साख की राफनिंग करता है, कुछ ये नैतिक प्रभाव भी बैंकों पर क्या करती है, डालने का काम करती है। अब देखिए सिंपल सा कुछ जितना भी रेट है उसका कुछ बेसिक बात आप जान लीजिए, अगर एक जान लेंगे तो बाकी सब आराम से इसमें कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि देखिए बैंक रेट क्या है, वह दर जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की न्यूनतम सीमा डिसाइड करती है, बैंक रेट कहलाती है, ठीक ना। तो अब सिंपल देखिए क्या होता है कि देखिए अगर बैंक रेट में अगर वृद्धि अगर होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछा। देखिए अगर बैंक दर में वृद्धि हो गया मान लीजिए, ठीक ना, अगर मान एग्जांपल देते हैं, मान लो 5 से अगर 6% हो गया, एग्जांपल है, ठीक ना, तो देखिए क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक जो है RBI से ऋण कम लेगा, क्योंकि रेट ज़्यादा हो गया, तो कमर्शियल बैंक जो क्या लेंगे, ज़्यादा रेट है कम लेगा, ठीक ना। बैंकों के पास जो पूंजी की मात्रा वो कम हो जाएगी, जब लोन ही कम लेगी तो उसके पास पैसा कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्या किया जाएगा, ब्याज दरों में वृद्धि कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा कम है, वो सोचेगा जब पैसा कम है तो इसका हम रेट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में भी कमी आएगा, क्योंकि ये रेट बढ़ा दिया है, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी, पैसे की कमी आ जाएगी, ठीक ना। जब पैसे की थोड़ा बहुत कमी आ जाएगा तो व्यय या निवेश में भी गिरावट हो जाएगा, अर्थात समग्र मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो वस्तु और सर्विस का कीमत भी कम हो जाएगा और यहाँ मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर जहाँ ज़्यादा महंगाई है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण नहीं है, तो इस रेट में RBI क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। तो इतना प्रोसेस काम करता है, ये कॉन्सेप्टुअल ऐसे चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए जैसे इसका उल्टा देख लीजिए, बैंक दर में अगर कम हो जाएगा, देखिए कम हो गया
तो अब क्या करेगा, वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से अधिक लोन लेंगे, बैंकों के पास अब ज़्यादा पूंजी हो जाएगा, ठीक ना। अब ज़्यादा उसका पैसा, वो चाहेगा अधिकतम मेरा लोन लोग ले, तो ब्याज दर वो कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा या जो परिवार की साख की मांग में वृद्धि होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। उपभोग, व्यय, निवेश में वृद्धि होगा और समग्र मांग में वृद्धि, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है। वस्तु सेवाओं की कीमत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना चीज़ें होता है। तो कहने का मतलब ये है आपका, ये चीज़ें अगर इसका बढ़ने का क्या प्रभाव होता है, कम होने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब रेट में होता है। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो चीज़ें को फन यहाँ से बन जाएगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, एक होता है आपका LAF, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा जून 2000 में शुरू किया गया था, ठीक ना। और एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मेनली जानना ये है कि MSF की अवधारणा 2011 में प्रवाही हुई। MSF ब्याज की वह दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ध्यान रखिएगा, RBI से अपने NDTL का 1% रात भर के लिए ऋण ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो MSF की शुरुआत संपत्तियों और दायित्वों के बीच होने वाले अल्पकालिक जो दिक्कत होता है उसको कंट्रोल करने के इसको किया गया था, रात भर के लिए MSF, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। MSF के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही RBI से उधार ले सकता है, बस। यहाँ तो हम अंतर देख लीजिए, देखिए, जहाँ LAF के तहत सभी व्यापारिक बैंक, सरकारी बैंक, सरकार, गैर वित्तीय सभी RBI से ऋण ले सकती है, वहीं MSF के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही लोन ले सकती है। LAF के अंतर्गत बैंकों द्वारा न्यूनतम 5 करोड़ की राशि, जबकि MSF के अंतर्गत न्यूनतम 1 करोड़ की राशि ली जा सकती है। LAF के अंतर्गत ऋण लेने वाली संस्थाएं SLR जो होता है उसका उपयोग नहीं कर सकती है, लेकिन MSF के अंतर्गत ऋण जब लेगी तो ये संस्थाएं FLR के रूप में रखी जो सिक्योरिटी है उसका उपभोग कर सकती है। अब देखिए, जो CRR है, सिंपल सी बात है, हम क्या बताएं, NDTL का वह प्रतिशत जिसे RBI के लिए आरक्षित करना आवश्यक, उसको क्या बोलते हैं, CRR। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर CRR में RBI वृद्धि कर दिया, देखिए वृद्धि जब करेगा तो क्या होगा, जो बैंकों को RBI के पास अधिक पैसा जमा रखना पड़ेगा। तो अगर CRR में वृद्धि होगा तो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास पहले की तुलना में अधिक पूंजी रखनी पड़ेगी। वाणिज्यिक बैंकों का पैसा जो कि कम हो जाएगा, उसका जो साख क्षमता में भी कमी आ जाएगी। बैंकों के पास जो पैसा या तरलता कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ब्याज दर में वृद्धि कर देगी, ठीक ना। निवेशकर्ता परिवार द्वारा साख की मांग में कम, क्योंकि देखिए बैंकों के पास पैसा कम था तो उसने अपना रेट बढ़ा दिया। अब लोग चूँकि रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, तो लोग अब पैसा भी कम लेंगे, ठीक ना। अर्थात उपभोग, व्यय और निवेश में कमी आ जाएगी, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाएगी, वस्तु और सेवाओं की कीमत में भी कमी, अर्थात जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई, वो कंट्रोल में आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट सब में है, CRR में भी है, SLR में भी। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बाकी आपका सब हो जाएगा। अगर दूसरा देखिए, जस्ट का उल्टा अगर देखिए क्या होता है, अगर ये CRR में कमी करती है RBI, ठीक ना, तो CRR में कमी करने पर क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी पड़ेगी। अर्थात अब जिनके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, अब ये ब्याज कम कर देगा, अब लोग अधिक पैसा लेंगे, अधिक निवेश होगा, अधिक व्यय होगा, मांग बढ़ेगा और वस्तु और सेवाओं की कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक FLR, सिंपल ध्यान रखिए, किसी जो NDTL का वह प्रतिशत जिसे बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति या जो भी सरकार का जो सिक्योरिटी या RBI द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सिक्योरिटी में निवेश करना आवश्यक हो। मोटा मोटी सिंपल समझिए, SLR में तो कुछ पैसा नगद भी रखना पड़ता है बैंकों को, या कुछ सोना के रूप में, या नहीं तो कोई सिक्योरिटी या कोई प्रतिभूति में पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है SLR के जरिए। अभी वर्तमान में FLR कितना है, 18% है। FLR की सीमा RBI और वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग मिलकर तय करता है। उसे घोषणा इसका कौन करता है, RBI ही करता है। बस वही बात है, अगर FLR में वृद्धि होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंकों का पैसा कम होगा, तो वही प्रोसेस है जो भी जैसे मैं आपको CRR में बताया, वही FLR में भी कम वृद्धि होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। अब नेक्स्ट आता है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जो RBI से
पैसा कौन लेती है? कमर्शियल बैंक या जो बैंक है, जो आरबीआई जो पैसा लेती है, अल्पकालिक जो ऋण लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब देखिए रेपो रेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है। अगर रेपो दर में अगर वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए रेपो रेट में वृद्धि हो गया, ठीक करने पर वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से अल्पकालिक ऋण कम मात्रा में लेंगे और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में कमी हो जाएगी, अर्थात तरलता में कमी आ गई। वाणिज्यिक बैंक अब क्या करेगा? ब्याज दर बढ़ा देगा। निवेशकर्ता परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी आ जाएगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ गया। उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट आ गया, समग्र मांग में कमी आ गया और आपका मुद्रास्फीति क्या हो गया? कंट्रोल में हो गया। जस्ट अगर कम होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सब में वही है, एक कॉन्सेप्ट आप करेंगे तो बाकी सब आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी जो हाल ही में जो बैठक हुआ है इसमें देखिए रेपो दर को 6.5% रखा गया, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा तो ये डेटा है। बाकी यहाँ पे एमएसएफ का रेट और बैंक रेट कितना है? 6.75% है। एक बेसल मानक होता है, इसका सिंपल सा, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। इसका सिंपल सा बेसल मानक का ये है कि बैंक के पास इतना पर्याप्त राशि हो या कोई अगर जोखिम हो तो उससे वो कैसे बचा जाए या कौन सा एफएन फॉलो करना चाहिए, बेसल मानक कहलाता है। तो अभी तक 3 बेसल मानक है, ध्यान रखें। बेसल 1 ये 1988 में शुरू की गई, भारत इसको 1999 में अपनाया था। बेसल टू जो है 2004 में, ठीक है। बाकी अभी लेटेस्ट कौन सा है? बेसल 3 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बेसल 3। बैंकिंग सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट समिति का नाम याद रखेंगे। एम.एन. गोइपोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। एक घोष कमेटी बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से। पी.आर. नायक समिति लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में था। एस.एस. तारापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से। आर.बी. गुप्ता कृषि ऋण से संबंध में था। वाई.बी. रेड्डी छोटी बचत से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, कुछ समिति है जैसे कि पी.आर. खन्ना समिति एनपीए की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से। दीपक पारिक समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव हेतु। डी सुब्बाराव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु, कई इसमें सुधार था शामिल, ठीक ना। फिर श्यामला गोपीनाथ लघु बचत योजनाओं के संदर्भ में सुझाव देने संबंधी था। फिर आपका ए.के. खंडेलवाल समिति बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाना उद्देश्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिमल जलान समिति नए बैंकों को परमिट के लिए कैसे दिया जाए, ठीक ना। उर्जित पटेल ये मौद्रिक नीति ढांचे के विश्लेषण करने के लिए। उषा थोराट समिति सभी देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा मतलब ग्रामीण बैंक उसके लिए। और एम.बी. नायर समिति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मतलब जैसे कि आरबीआई का दिशा निर्देश बैंकों को होता है, जैसे कृषि हो गया, लघु उद्योग हो गया, इनको लोन दिया जाए, उसको हम बोलते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा करने हेतु बी.आर. नायक कमेटी का गठन किया गया था। फिर नचिकेत मोर समिति का संबंध निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवा देने के लिए। और दीपक मोहंती का था वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य। वित्तीय समावेशन मतलब ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक या जिन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची उसको पहुंचाने का ये प्रयास होता है वित्तीय समावेशन के तहत। अब देखिए जीएसटी का कुछ देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर मोटा मोटी इतना ही है। देखिए जीएसटी आपको पता है कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। इसमें सिंपल सा बात क्या क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर से 17 केंद्रीय और राज्य कर और 23 प्रकार के उपकर एक ही कर में क्या कर दिए गए हैं, शामिल कर दिए। देखिए जीएसटी में निम्नलिखित करों को क्या क्या केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए और संग्रह किए गए कर कौन कौन से, देखिए ये सब देख लीजिएगा। ये सब पूछता है कभी कभी, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। बाकी राज्य सरकार का कौन सा कर जीएसटी में देखिए शामिल किया गया है। राज्य कर, केंद्रीय बिक्री कर, विशालता, प्रवेश क्रय, मनोरंजन, विज्ञापन, लॉटरी, ये सब कहीं ना कहीं किसमें है, राज्य का कर जीएसटी में शामिल किया गया है। बाकी इसमें कुछ और आप जो आर्टिकल अगर देखेंगे, देखिए आर्टिकल में देखिए 101वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कब हुआ? 2006 में। तो कौन कौन अनुच्छेद में कुछ चेंजेज हुआ देखिए, अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 268A, फिर अनुच्छेद 269, फिर 270, फिर 271, ये सब अनुच्छेद है जिसमें कुछ ना कुछ जो है आपका परिवर्तन किया गया जीएसटी आने के बाद। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मुद्रास्फीति की ओर चलते। देखिए मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब ये है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, ठीक ना। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग वृद्धि हो जाए परंतु इसकी तुलना में आपूर्ति
उतना ना हो तो वस्तुओं के मूल्य में स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति हम कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1 अंक में हो, इसे हम लोग मॉडरेट इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक ना। मुद्रास्फीति की सबसे दयनीय स्थिति तब होती है जब इसकी दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि समान रूप से मुद्रास्फीति एक तो डिमांड पुल और कॉस्ट प्रेरित होगा। अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु के उत्पादन में ही कॉस्ट बढ़ गया तो तब भी आपका महंगाई बढ़ सकता है। अब देखिए आखिर ये महंगाई कैसे होता है। देखिए लोगों की मौद्रिक आय में अगर वृद्धि के कारण भी ऑब्वियसली उनके खरीदने की शक्ति वृद्धि हो जाती है तो महंगाई बढ़ सकती है। सरकारी व्यय में तेज़ी से वृद्धि होने के कारण लोगों की मांग में वृद्धि हो जाती है। अगर परोक्ष कर में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तो महंगाई बढ़ सकती है। बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में लोगों को ऋण देने पर भी तो महंगाई बढ़ सकती है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दर में कमी होने से लोगों की व्यय योग में वृद्धि, अगर टैक्स कम होगा तो पैसा अधिक बचेगा, अधिक खर्चा करेगा। बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी जिसकी वजह से उपभोग व्यय, निवेश व्यय दोनों में वृद्धि होती है। ये सब कहीं ना कहीं जो है ना आपका मुद्रास्फीति के कारक हैं, ठीक ना। बाकी उत्पादकता की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी होगी तो ऑब्वियस बात महंगाई बढ़ जाएगा। आयात में कमी या आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी आने की वजह से भी घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि हो सकता है। स्टील, सीमेंट, कोयला, विद्युत आपूर्ति इत्यादि के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, क्योंकि ये आधारभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं। ये अन्य उद्योगों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। बाकी अगर जहाँ वैश्विक स्थिति अगर देखा जाए, तेल संकट आ गया या कभी युद्ध हो गया, सप्लाई नहीं होती, यहाँ महंगाई बढ़ जाएगा। ये सब जो ना महंगाई वाले कारक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कथन बना के देगा तो आप वहाँ से इसको टेकल कर सकते हैं। अब देखिए अगर महंगाई इसको रोकने का क्या उपाय, देखिए पहला उपाय तो वही है कि बैंक दर में वृद्धि कर देगा सरकार। बैंक CRR और FR में वृद्धि कर सकता है, ठीक ना। संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा जिसमें टैक्स बढ़ा देगी सरकार या पब्लिक व्यय में कमी कर देगी। ये सब सरकार कर देगी तो चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करना, निर्यात में कमी की जाती है, ठीक ना। तो MSP भी अप्रत्यक्षतः मुद्रास्फीति लाने में सहायक हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से सरकारी वसूली या क्रय में वृद्धि होती है तब बाजार में खाद्यान्न उपलब्धता में क्या होगी, कमी होगी। ये सब करके कहीं ना कहीं हम जो है ना मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। मुद्रास्फीति को मापने के कुछ सूचकांक के इंडेक्स, जैसे कि एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करने सूचकांक है। यह सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग नीति और संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय में होता है। इस सूचकांक में 697 वस्तुएं शामिल होती हैं, जिसमें कि प्राथमिक वस्तुएं का भारांश इतना है, फिर ईंधन विद्युत का इतना है, विद्युत निर्माण का इतना है। इसका बे फिर क्या 2011-12। बाकी एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लोगों के पर डे उपयोग में लाई गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इसमें कई सूचकांक हो, जैसे इसमें होता है कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस 2016 है। इसका संकलन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम विभाग करता है। एक होता है CPI एग्रीकल्चर लेबर, इसका प्रयोग मूलतः विभिन्न राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसका संकलन भी वही करता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है CPI रूरल लेबर, ठीक ना। तो इसका भी जो ना जारी कौन करता है, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये अलग अलग जो है ना आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। एक CPI रूरल प्लस अर्बन, अब इसे नव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया। यह सूचकांक ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के सूचकांकों का मिश्रण है। इन दोनों का जो बेस ईयर 2012 है। शहरी क्षेत्र के सूचकांक के आंकड़े NSSO द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा डाक विभाग की सहायता से की जाती है। अगर मुद्रास्फीति है तो देखिए किसका क्या प्रभाव होता है। देखिए जो उपभोक्ता कंज्यूमर जो हम लोग हैं तो उसको तो हानि ही होगा। जो उत्पादक है, जो किसान, उनको लाभ होगा, ठीक ना। ऋणदाता जो ऋण दिया उसको हानि होगा, जो ऋण लिया उसको लाभ होगा, ठीक ना। आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और सार्वजनिक बचत में क्या होगा, कमी होगा। और व्यापारी वर्ग को लाभ होगा और पेंशन भोगी को क्या होगा, हानि। ये कुछ चीज़ें कभी पूछता है किसको लाभ किसको हानि, इस बार देख लीजिएगा। देखिए समावेशी विकास का मतलब है कि विकास की ऐसी संकल्पना जो समाज के सभी लोगों को, मुख्य रूप से गरीब और पिछड़े लोगों को विकास से जोड़ा जाए। तो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना से मेनली लाया गया, ठीक ना, समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट।
अब बात करते हैं कुछ सरकारी बजट हो, उसमें जो भी प्राप्तियां जो भी व्यय होता है। देखिए सरकारी जो बजट होता है उसमें एक तो बजट प्राप्तियां होती है जिसमें राजस्व प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति होता है। फिर बजट व्यय होता है, इसमें राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। तो कुछ चीज़ें इसमें समझ लीजिए। जो राजस्व प्राप्ति जो सरकार की होती है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, वो प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो आय है वो सरकार की देयता में भी कोई उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि सरकार की जो भी कर प्राप्तियां हैं, सरकार की कोई उसमें देयता उत्पन्न नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति का सिंपल सा मतलब जिसमें सरकार की देयता उत्पन्न होती है, जैसे कि सरकार द्वारा ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्त करना, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार अगर विनिवेश करेगी तो प्राप्ति तो हो रहा है लेकिन इसके जो परिसंपत्ति में कमी आ रही है, इसको हम बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। अब से राजस्व व्यय, सिंपल सी बात है, सरकार द्वारा किए गए उस व्यय को कहते हैं जिसके कारण सरकार की परिसंपत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, जैसे कि कानून व्यवस्था पर व्यय, ठीक ना ही सरकार के दायित्व में कोई कमी होती है, ठीक। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा किए उस व्यय को कहते हैं जिसके कारण सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है, जैसे कि सड़कों के निर्माण पर जो व्यय करेगी, ठीक ना, और सरकार के दायित्व में कमी होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ को ध्यान में आप रखिएगा। अब जैसे कि राजस्व प्राप्ति में क्या कैसा जो जो कर से जो प्राप्त आयकर हो गया, उत्पाद शुल्क से जो पैसा आ रहा है या जो शुल्क लगाया जुर्माना लगाया, ये सब कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक ना। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आएगा, ऋणों की वसूली करना, उधार या अन्य देयता जो है, या जो अन्य प्राप्त जो विनिवेश जो सरकार करती है। फिर यहाँ पे राजस्व व्यय देखिए, वेतन बिल, ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं। पूंजीगत में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों की खरीद, राज्य सरकारों को दिए जाने ऋण, ये सब कहाँ पूंजीगत व्यय है, ठीक। अब जो तीन तरह का घाटा आप ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा मतलब है। देखिए एक तो सिंपल सा राजस्व घाटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, मेनली पूछता है यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा, ध्यान में रखिएगा। यह कुल प्राप्तियाँ उधार के अतिरिक्त पर कुल व्यय का अधिक है, मतलब कि जो भी व्यय होता है वो बाकी बजट प्राप्तियों कौन शामिल नहीं करेंगे, उधार के अतिरिक्त, ठीक ना। इसको हम सिंपल को क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा। कुछ ये आपका फार्मूला, इसको आप सिंपल यहाँ पे याद रखेंगे, चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, फरा व्यय माइनस क्या करना है, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। इसमें क्या है ना, सरकारी ऋणों को छोड़कर आपका, ठीक है ना। फिर प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा जो है वो पैसा की जो ब्याज में सरकार जो भुगतान करती है उसको मैनेज कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका प्राइमरी डिफिसिट। तो इसमें नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल सा क्या मतलब है, एक देश द्वारा अन्य सभी देशों के साथ आर्थिक लेन देन को बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली दो तरह का इसमें कंपोनेंट होता है, एक तो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। तो करंट जो अकाउंट होता है इसमें एक होता है व्यापार खाता, ठीक ना, ट्रेड अकाउंट, या इसको दृश्य व्यापार भी बोलते हैं, एक होता है अदृश्य व्यापार, ठीक ना। बाकी तो सिंपल भी ध्यान ये रखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट, एक चालू खाता है, एक आपका पूंजी खाता। अब इसी में क्या क्या आता है इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। चालू खाता में जो है एक तो आपका इसमें वस्तु का निर्यात होगा, वस्तु का आयात होगा, ठीक ये, और दूसरा इसमें क्या होगा, अदृश्य मद आएगा, ठीक ना। जैसे कि आय, निवेश में आय या कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक इसी में आता है, ठीक ना। गैर कारक सेवा जैसे कि जहाज रानी या बैंकिंग बीमा में इसमें आता है। फिर अगर जहाँ एक होता है चालू हस्तांतरण, जैसे उपहार दिए, अनुदान दिए या कर्मचारियों द्वारा भेजे गए राशि होता है, ये सब किस में आता है, अदृश्य मदों में आता है। उसके बाद जो ये तो चालू खाता हो गया, ठीक ना। अब जो पूंजी खाता जो होता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है, देखिए उसमें इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें शुद्ध पूंजी प्रवाह को हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि उधार जो लिए, ठीक ना, या विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे कि FII होता है, ठीक ना, FDI होता है, ठीक ना, या और जैसे कि NRI का जो जमा होता है, तो ये सब किस में आता है, पूंजी खाते में आता है। फिर से देख लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इसमें दो तरह कंपोनेंट, चालू खाता करंट अकाउंट में दो, एक तो व्यापार खाता या इसको दृश्य व्यापार भी बोलते हैं, इधर अदृश्य व्यापार इनविजिबल अकाउंट, ठीक ना। पूंजी खाता इधर अलग है, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए जो आपका ये जो व्यापार खाता है, तो व्यापार खाता मतलब ट्रेड अकाउंट, तो वस्तु का निर्यात तो आयात का इसमें ब्यौरा होता है, ठीक ना। फिर
अगर इसमें देखिए सिंपल सी बात है, अगर निर्यात और आयात दोनों अगर बराबर है तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक ना। अगर निर्यात ज़्यादा है आयात से तो हम बोलेंगे ट्रेड सरप्लस है, मतलब व्यापार शेष है। अगर आयात हम ज़्यादा करते हैं तो व्यापार क्या है, ट्रेड डिफिसिट है, ठीक। तो बाकी अदृश्य व्यापार में इसमें सेवाओं एवं एक तरफा लेन देन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो आपका जो इनविजिबल अकाउंट है इसमें सेवाओं का एक तरफा जो है ना ट्रांसफ़र होता है, सर्विस की इसमें मेनली बात होती है अदृश्य व्यापार में, ठीक। तो चालू खाता का मतलब फिर मैं बोल देता हूँ, इसमें व्यापार खाता भी और अदृश्य खाता दोनों शामिल आपका इसमें होता है। अब जो पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, एक देश एवं शेष दुनिया के निवासियों के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन है ये, ठीक ना। वित्तीय क्या है, लेन देन है। इसमें FDI FPI सब इसी में आपका शामिल होता है, ठीक ना। तो FDI मतलब कि विदेशी निवेशक या कंपनी के 10% या उससे अधिक जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे या शेयर प्राप्त करे हमारी कंपनी में। अब विदेशी एक पोर्टफोलियो निवेश होता है, 10% इसमें कम होता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इसमें FII विदेशी संस्थागत निवेश, इसमें होता है QFI भी होता है पात्रगत विदेशी निवेश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये परसेंटेज याद रखिएगा, FDI में 10% या उससे ज़्यादा, FPI में 10% से कम। एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें परिवर्तनीयता का। बाजार परिवेश में मुक्त सौदेबाजी के आधार पर निर्धारित विनिमय दर के अनुसार किसी देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा से विनिमय की स्वतंत्रता को कहा जाता है, ठीक ना। 1993 में रुपया व्यापार खाते पर पूर्णतः परिवर्तन कर दिया। व्यापार खाता पूर्णतः एक्सचेंजेबल है। 1994 में सेवा पर भी कर दिया गया। इस प्रकार चालू खाता में भी पूर्ण परिवर्तनीय है, ठीक ना। 1997 में पूंजी खाते पर भी परिवर्तन के लिए SS तारापुर समिति का गठन हुआ। इसी के सिफारिश पर एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 में पारित किया गया, लागू 2000 में हुआ, ठीक है। इस प्रकार पूंजी खाता भी अंशतः है, पूरा नहीं है। अगर इस में पूछेगा चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय है और पूंजी खाता भी क्या अंशतः है, पूरा 100% इसमें नहीं है। आपको देखिए नेशनल इनकम से कुछ रिलेटेड टर्म उसको जान लीजिए। देखिए एक तो परिवर्त बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट मार्केट पर सिंपल सा क्या होता है, एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, ये हो गया GDP एट मार्केट प्राइस। अब देखिए क्या होगा, GDP एट मार्केट प्राइस में वो पैसा जोड़ दीजिए जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक ना। घरेलू से नेशनल आने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ा, जो विदेशों से शुद्ध जो कारक आ रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट मार्केट प्राइस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन आता है वो हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में मूल्यह्रास को घटा के हमको ये मिलेगा NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ, बाजार कीमत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है NDP एट मार्केट प्राइस, ऑब्वियस सी बात है NPP एट मार्केट प्राइस में क्या करिए, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध कारक है वो घटा दीजिए, ठीक है। देखिए डोमेस्टिक और जो नेशनल में सिंपल सा ध्यान रखिएगा। देखिए डोमेस्टिक अगर है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताया कि नेशनल में आपको जाना है, ठीक ना, तो डोमेस्टिक का जो प्राइस है और जो विदेशों से शुद्ध कारक है उसको जोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब देखिए दो चीज़ होता है जो GDP हम काउंट करते हैं, तो मार्केट प्राइस पे करते हैं, एक हम करते हैं किस पर, फैक्टर कॉस्ट पे, एक हम करते हैं मार्केट प्राइस पर, एक हम करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट प्राइस को सिंपल आप समझ लीजिए। मार्केट प्राइस का मतलब क्या, अगर कोई फैक्ट्री से कोई प्रोडक्शन अगर निकला तो मार्केट प्राइस में देखिए क्या होता है, मार्केट प्राइस में जो भी टैक्स होता है वो उसमें जुड़ा रहता है, और सरकार कुछ किसी वस्तु पे सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी उसमें क्या होती है, घटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। अगर हमको इस मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना, मतलब सिंपल हमको कारक लागत पर जाना है, तो कारक लागत जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी घटी होती है, सिंपल ध्यान रखिएगा। कोई वस्तु किसी कंपनी से प्रोडक्शन हुआ, बाहर निकला, मार्केट में आया, मान लीजिए कंपनी में वस्तु उत्पादित हुआ, अब ये बाज़ार में जाएगा, तो सिंपल जैसे बाज़ार में जाएगा सरकार बोलेगा पहले टैक्स दीजिए, तो जो वस्तु उत्पादित हुआ है उसमें टैक्स जुड़ा
और सरकार कुछ सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी घटा देगा तो हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको फैक्टर कॉस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी वस्तु का फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे ना तो मार्केट प्राइस जो है तो है ये है, टैक्स घटा दीजिए और सब्सिडी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सिंपल ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कारक लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है, जो एनपीपी या जो फैक्टर कॉस्ट होता है, यही किसी देश की राष्ट्र आय होती है। ठीक ना, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें कुछ लास्ट टॉपिक देख लीजिए, जैसे कि भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक ना, तो इसमें देखिए सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। एम विश्वेश्वरैया जो है फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग है, क्योंकि उन्होंने एक बुक पब्लिश हुआ था इनका, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में। ठीक, फिर ध्यान रखिएगा 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, एक जो है ना नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। आगे फिर एक बॉम्बे प्लान आया था, इसमें 8 उद्योगपति ने इसको तैयार किया था 1994 में। ठीक ना, आगे एक जो है 1944 में गांधी जी के इकोनॉमिक व्यू से प्रभावित होकर श्रीमन नारायण ने जो है ना एक गांधीयन प्लान दिया था। ये भी आप डेट याद रखिए, कभी डेट पूछ देता है। एम एन रॉय ने जो है ना पीपल्स प्लान जो है ना 1945 में दिया था। फिर जो है ना सर्वोदय प्लान जो है जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था 1950 में, डेट याद रखिएगा। फिर आपको पता है कि योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था 6 अगस्त 1952 को। हालांकि अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए कुछ और फैक्ट यहाँ ध्यान रखिए कि जो योजना आयोग जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो आज़ादी के बाद बना था, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक ना, इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं था। एक कथन बना के अगर पूछेगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब इसमें जो 5 ईयर प्लान जो चला हमारे देश में, तो उसमें कभी कोई ना पूछता है किस किस ईयर काल में चला, तो उसको आप याद रखो कौन सा मॉडल पर था। तो मैं सिंपल देखिए बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 51 से 56 तक चला, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सेकेंड जो चला कब से कब तक, 56 से 61 तक चला, ये महान नोबोलिस प्लान पर था। तीसरा 61 से लेकर 66 तक ये गॉडगिल प्लान पे चला। चौथा जो था 69 से लेकर 74 तक था, इसको गॉडगिल फार्मूला पर ही चला था। और ये फिफ्थ जो प्लान था 74 से लेकर 79 तक, ये आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट मॉडल पर बेस्ड था। कभी कभी मैचिंग पूछता है कौन सा किस मॉडल पर था। बाकी आप एक ये ध्यान रखिएगा, जब 1991 जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हम जब स्टार्ट किए तो 1992 से 1997 तक का ना रॉ मनमोहन प्लान पे आधारित था। ठीक ना, 8वां प्लान। फिर 9th प्लान 97 से 2000 तक 2002 तक, 10वां प्लान 2002 से लेकर 2007 तक, 11वां 2007 से लेकर 12 तक, और 12वां 2012 से लेकर 17 तक। उसके बाद तो ये प्लान खत्म होगा। नीति आयोग जो है अपना अलग अलग एजेंडा जारी करके अभी देश में आर्थिक विकास का काम चल रहा है। तो नीति आयोग एक जो 5 को स्थापित हुआ है। इनका जो है ना 5 ईयर का जो है विजन है, 15 ईयर का विजन है 2017-18 से लेकर 2031-32 तक, 3 ईयर का है, 7 ईयर का और 5 ईयर का है। ठीक है, बाकी तो नीति आयोग का जो लेटेस्ट कुछ अगर चीज़ें होगा तो आप उसको एक बार जो है ना देख लीजिएगा। अभी कौन उसके अध्यक्ष है, कौन चेयरमैन है, कौन सीईओ है, तो वो सब आप करंट में मैं बता ही दिया, उसको आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी नीति आयोग ने कुछ जो इंडेक्स जारी करती है वो भी कभी पूछ सकता है। एक तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करती है, ठीक ना। फिर आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करती है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है, एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी ये जारी करती है। तो मैं कोशिश किया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन इकोनॉमी का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको बताने का। बाकी इसको एक बार देख लीजिए, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बाकी अब एग्ज़ाम में 1-2 दिन बचा हुआ है, या तो कोई ट्रेवल कर रहे हो या कहीं अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे, बस आराम से जो भी 1-2 दिन बचा जितना हो सके आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिवाइज कर लें। बाकी आराम से एग्ज़ाम देना है, ठीक ना। कोशिश ये करना है कि 150 क्वेश्चन आपका है ना। देखिए 150 क्वेश्चन में जो है ना 20 क्वेश्चन ऐसा होगा या 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि शायद आप नहीं जान रहे होंगे, या और भी कोई जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो मैक्सिमम लोग नहीं जान रहे होंगे। अब बचा आपका 130 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन। आपको इसी 120-125 क्वेश्चन के आसपास अगर अच्छे से अटैम्प्ट लेंगे, कोशिश करना है कि मिनिमम गलती, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, पता लगे ज़्यादा नेगेटिव ही करके नहीं आगे। कोशिश ये करना हमेशा, जो देखिए कट ऑफ का भी कोई अनुमान नहीं क्या कैसे क्या होगा। हाँ, आप मैक्सिमम जितना एफर्ट लगा सकते हैं, अगर 100 के आसपास स्कोर कर ले अच्छी बात है, तो मैक्सिमम कम से कम गलत करने की कोशिश करें।
एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन 50% जहाँ आप कुछ जान रहे हैं कुछ नहीं जान रहे हैं तो फिर दिमाग लगा के कुछ एलिमिनेशन मेथड करके आंसर तक पहुँचने का कोशिश करें, अच्छे से दें, ठीक ना। बाकी कोई अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा तो हम अपना नंबर 8750920419 में पहले भी दिया था, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर 8 से 9 के बीच में अगर होगा तो रात में कॉल कर सकते हैं। तो फिर आराम से पढ़िए। बाकी मेरे यूट्यूब पर भी बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो बिहार स्पेशल का, आपका फिर पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का सब अपलोड मोटा मोटी है ही, आप उसको भी देख लें, या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसी को अंतिम समय रिवाइज करें। परेशान नहीं होना, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, चीज़ें बेहतर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।